पाठ का शीर्षक है आधुनिक संदर्भों में लोक साहित्य और लोक संस्कृति। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप आधुनिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे, आधुनिक जीवन के स्वरूप का अनुमान कर सकेंगे, लोक साहित्य, लोक संस्कृति तथा युगीन संदर्भों के संबंध की विवेचना कर सकेंगे। लोक साहित्य में आधुनिक युग के परिवर्तनों और लोकमानस की वर्तमान स्थिति को पहचान सकेंगे और लोक संस्कृति में आधुनिक जीवन संदर्भों के अनुरूप आए परिवर्तन का स्वरूप समझ सकेंगे। लोक साहित्य और लोक संस्कृति मूलतः व्यापक समाज की संपदा होते हैं। समाज जड़ नहीं होता, बल्कि समय के साथ बदलता चलता है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति भी इन बदलावों को आत्मसात करते हुए स्वयं को नए नए रूपों में ढालते चलते हैं। इसमें संदेह नहीं कि लोक साहित्य अपनी आरंभिक दशा में विशिष्ट मानव समुदाय के सामूहिक मनोजगत की सहज अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। वस्तुतः इसमें लोक की मानसिक, भावात्मक और भाषिक अभिव्यंजना का सहज रूप दिखाई देता है। सामूहिक मनोजगत अथवा लोक आत्मा द्वारा जब जब सामाजिक दशाओं के परिवर्तनों को आत्मसात किया जाता है, तब तब लोक साहित्य भी इन परिवर्तनों से उत्पन्न मानसिक, भावात्मक और भाषिक प्रतिक्रियाओं को सहजता से लोक कंठ की अभिव्यक्ति के रूप में दर्ज करता चलता है। लोक कंठ में समाकर ये परिवर्तन और प्रतिक्रियाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं तथा इस प्रक्रिया द्वारा लोक साहित्य आधुनिक संदर्भों में अपनी अर्थवत्ता अर्जित करता हुआ जीवंत बना रहता है। जीवन दशाओं से लेकर भाव दशाओं और वैचारिकता में परिवर्तनों की दृष्टि से आधुनिक काल मानव सभ्यता के विकास का सर्वाधिक गतिशील और परस्पर आश्रित काल है। आज समाज की कोई एक दशा अन्य दशाओं से मुक्त या निरपेक्ष नहीं है। अब कोई भी समुदाय शेष समाज से पृथक एकल इकाई के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि हर समुदाय अपनी अस्मिता को शेष पूरे समाज के सापेक्ष रेखांकित और पारिभाषित करता है। इससे अलग थलग रहने और दिखने के स्थान पर विभिन्न सामाजिक समुदायों में अन्योन्य आश्रयता और पारस्परिकता बढ़ी है। परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक संबंधों में तो बदलाव आया ही है, दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। अभिव्यक्ति में सहजता कम हुई है और सपाटता बढ़ी है। इस समस्त गतिशील परिदृश्य को लोक साहित्य और लोक संस्कृति ने अपने पारंपरिक स्वरूप को सुरक्षित रखने की चुनौती के साथ आत्मसात किया है। भारतीय संदर्भ में सामाजिक दशा और दृष्टिकोण के बदलाव के एक उदाहरण के रूप में यहाँ हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि भारतीय समाज मध्यकाल तक मुख्यतः कृषि आधारित समाज था। वहीं आधुनिक काल में वह उद्योग आधारित समाज में बदल गया। इस आधारभूत परिवर्तन के आगामी परिणाम 21वीं सदी तक आते आते इस रूप में प्रकट हुए कि भारतीय समाज की पहचान समझी जाने वाली कुटुंब संस्कृति पिछड़ती हुई प्रतीत होने लगी, क्योंकि परिवार मूल्यों पर बाजार मूल्य भारी पड़ने लगे। सामाजिक संबंधों के इस बदलाव के अलावा एक और खास बदलाव की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि आधुनिक काल में श्रद्धा और विश्वास जैसे धार्मिक मूल्यों के स्थान पर
तर्क और प्रयोग जैसे वैज्ञानिक मूल्यों की स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप लोक में भी प्रश्न उठाने, संदेह करने और आशंका व्यक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका प्रतिफलन लोक साहित्य सहित लोक संस्कृति के विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। हम आगे देखेंगे कि लोक ने अपनी वेदना, जिजीविषा और कुंठा की अभिव्यक्ति के लिए इस दौर में सहज अभिव्यंजना की युगानुरूप भाषा की भी खोज की और अपनी समय सापेक्षता भी स्थापित की। यह भी उल्लेखनीय है कि आदिम युग से लेकर आधुनिक युग तक सभ्यता ने जो अनेक मोड़ लिए हैं, लोक साहित्य और लोक संस्कृति अपने स्वाभाविक प्रवाह में उनके इतिहास को भी समेटती हुई चलती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अनेक मानव समुदायों में आरंभिक अवस्था में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। आगे चलकर इसका स्थान पशु बलि ने ले लिया और आधुनिक काल में अहिंसा के विचार के प्रचार के फलस्वरूप नर और पशु के स्थान पर प्रतीकात्मक बलि की प्रथा आरंभ हुई। इस प्रतीकात्मक बलि के लिए चुने गए व्यक्ति को बलि स्थल पर धकेल दिया जाता है, जहां से वह सुरक्षित निकल आता है। इसे इष्ट देवी देवता की प्रसन्नता का सूचक माना जाता है। दूसरे प्रकार की प्रतीकात्मक बलि के अंतर्गत किसी वनस्पति की या आटे से बनी आकृति की बलि दी जाती है। इसके उदाहरण के रूप में सकट चौथ पर तिलकुट से बनी मानव आकृति के सिर को चाकू से काटने की प्रथा का उल्लेख किया जा सकता है। इस क्रिया के साथ ही काटने वाला व्यक्ति बकरी की तरह में की ध्वनि भी करता है। इस प्रथा में निहित क्रमिक उदात्तीकरण और स्थानापन्नता की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र अपने ग्रंथ लोक साहित्य विज्ञान में स्पष्ट करते हैं कि हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा में हमें बलि का उल्लेख मिलता है। वेदों में जब लोक जीवन आदिम अवस्था में था, उस समय भी बलि का वर्णन मिलता है। इस तरह बलि के इतिहास से हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की लोक वार्ता को समझने में सहायता मिलती है। इस तरह रूढ़ियों और अंधविश्वास की चीज़ों से हम इतिहास जान सकते हैं। सकट की बलि में कितना पुराना इतिहास टूट फूट कर बचा हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक संस्कृति के अध्ययन से हम मानव समुदायों के इतिहास के विविध चरणों की पहचान कर सकते हैं। अतः आधुनिक संदर्भ में नृवंश शास्त्रीय खोजों के लिए लोक साहित्य और लोक संस्कृति की उपादेयता असंदिग्ध है। इसीलिए डॉक्टर सत्येंद्र ने आगे यह भी ध्यान दिलाया है कि मनुष्यता के विकास में संस्कृति दो प्रवृत्तियों से युक्त होकर चलती है। एक, मूल परंपरा के मर्म को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति तथा दो, परंपरा में संशोधन संवर्धन की प्रवृत्ति। हमने सकट चौथ की वार्ता का जो उल्लेख किया है, उससे इन दोनों प्रवृत्तियों की तो पुष्टि होती ही है, साथ ही लोक द्वारा विरोधी प्रवृत्तियों के समन्वय की प्रक्रिया के भी संकेत मिलते हैं। इस समन्वय प्रक्रिया के विश्लेषण की वर्तमान युग में बड़ी आवश्यकता है तथा इससे इतिहास ही नहीं, लोकमानस की भी विशेषताएं सामने आ सकती हैं। स्मरणीय है कि हिंदी क्षेत्र की विविध भाषाओं के लोक साहित्य में 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण और 20वीं शताब्दी के स्वाधीनता आंदोलन के विविध पहलुओं के साथ साथ देश विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति की स्मृतियां दर्ज हैं। जिस समय हिंदी कविता आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना की चेतावनी दे रही थी, ठीक उसी समय लोक कंठ से भी यही पुकार उठ रही थी। सिर पर लीहल
आज़ादी गगरिया, डगरिया समहरी के चली है ना। एक कुआना पर दू पनिहारिन, एके लागल रसरिया, डगरिया समहरी के चली है ना। लोक साहित्य को लोकानुभव और लोकमानस की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति माने तो कहना होगा कि लोक साहित्य संप्रेषण का आदि रूप है। आधुनिक काल में संप्रेषण के अद्यतन माध्यमों के विकास ने इस आदि रूप के समक्ष जो चुनौती खड़ी की है उसे लोक संस्कृति बनाम लोकप्रिय संस्कृति, पॉपुलर कल्चर के रूप में पहचाना जा सकता है। रेडियो और टीवी से आगे बढ़कर आधुनिक सिनेमा ने इस लोकप्रिय संस्कृति या पॉपुलर कल्चर या पॉप कल्चर को बहुसंचारीय नव मीडिया के सहारे तीव्र गति से वैश्विक परिदृश्य प्रदान किया है। इसका सीधा असर घर परिवार में संपन्न होने वाले संस्कारों के अवसर पर देखा जा सकता है। घुड़चढ़ी के अवसर पर अब दूल्हा की बहनें भले ही सेहरे और बनने के गीत की कोई एक आध पंक्ति ही गा पाती हों, आज बनने पर क्या क्या वारूं, जो वारूं सो थोड़ा जी, लेकिन बारातियों से लेकर घरातियों तक को डीजे पर ठुमकते उछलते कूदते देखना आम बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोकप्रिय धुनों का आधार लोक संस्कृति और लोक धुनें ही होती हैं। महिला संगीत में भी बन्नी और लाडो के लोकगीत को पीछे धकेलकर पॉप म्यूजिक आगे आने की कोशिश करता दिखाई देता है। लोक साहित्य के इस पॉप संस्करण से कम यह अवश्य प्रमाणित होता है कि उसकी सहजता में लोक मानस को आकृष्ट करने और रसबोध से आप्लावित करने की अबाध क्षमता निहित है। कहना न होगा कि बहुसंचारीय नव मीडिया और फिल्मों ने लोक साहित्य की इस सहज संप्रेषणीयता का बाजार के उत्तर आधुनिक मूल्यों के अनुरूप दोहन करना सीख लिया है। ऐसे में लोक संस्कृति को फूहड़ और विकृत रूप में प्रस्तुत किए जाने की वृत्ति का प्रतिरोध लोक सुरुचि के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। यहाँ प्रसंगवश यह उल्लेख भी आवश्यक है कि आधुनिक संचार माध्यमों ने लोक संस्कृति और लोक साहित्य की व्यापक प्रस्तुति द्वारा नगरीय सभ्यता के आभिजात्य को तोड़ने और लोक संस्कृति के सहज रूप को विशाल श्रोता और दर्शक समूह के सामने लाने का काम किया है, जो निश्चय ही इन माध्यमों का लोक साहित्य और लोक संस्कृति के लिए सकारात्मक योगदान है। इस प्रकार लोक साहित्य आधुनिक युग की एक अनिवार्यता के रूप में पारस्परिकता को आत्मसात करता भी दिखाई देता है। आधुनिक माध्यमों के सहारे उसने स्थानीयता और समुदाय की सीमा पार करने में सफलता पाई है। यहीं लोक तत्वों के मीडिया द्वारा सकारात्मक उपयोग की भी चर्चा वांछित है। जिन संप्रेषकों को लोक अभिव्यक्ति की मर्मभेदी शक्ति की पहचान है, उन्होंने अपनी दृश्य श्रव्य कृतियों, खासकर सार्थक या समानांतर सिनेमा में इसका बखूबी प्रभावी समावेश किया है। उदाहरण के लिए गुलाल फिल्म के हाय राणा जी हमारे गुस्से में आए और एक बखत की बात बताएं, एक बखत की जैसे गीतों को देखा सुना जा सकता है, जिनका आधार लोकगीत और लोक धुनें हैं। राणा जी हमारे गुस्से में आए, ऐसो बल खाए, अगिया बरसाए, घबराए मारो चैन। जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। एक वक्त की बात बताए, एक वक्त की, जब शहर हमारो सो गए थो रात गजब की, जम्मू और सबोर दिशा से लाली छाई रे,
जुगनी नाचे चूनरोड़ खून नहाई रे। यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक साहित्य अपने भीतर उन अधिकांश परिवर्तनों को समेटने की कोशिश कर रहा है जो स्वयं आधुनिक युग का निर्माण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज लोक साहित्य का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं को तरह तरह से रेखांकित कर रहा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में जिस प्रकार इंदिरा गांधी स्त्री सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकृत हुई, वह लोक की सतत आधुनिकता को आत्मसात करने की प्रवृत्ति का द्योतक है। इसी प्रकार 21वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बिहार के गांवों में खास अवसरों पर लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत यदि लालू यादव को संबोधित हैं तो यह विस्मय की बात नहीं। जैसे चलई ब कैसे लालू यादव जनता के राज हो, अपने तो खाल लालू पूड़ी जिलेबी, हमनी गरीबन के सत वो मोहाल हो। यही नहीं, परिस्थिति के साथ ही भाषा का भी आधुनिकीकरण इधर के भोजपुरी लोकगीतों में द्रष्टव्य है, जो प्रतिष्ठित लोक गायकों के कैसेटों के माध्यम से क्षेत्रों पर प्रसार पा रहे हैं। यथा ऑल इंडिया बेसिस पर रंगदार ए बबुआ, जिला भोजपुर है भारत के सिंगार ओ बबुआ। यह सर्वविदित है कि आधुनिकीकरण के कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन अथवा विस्थापन को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि मजदूरों से लेकर बुद्धिजीवियों तक को कभी बलात् तो कभी स्वेच्छा से परदेश और बाहर के देशों में जाना पड़ा। हमारे लोक साहित्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। स्मरणीय है कि विदेशिया गीत इन्हीं आधुनिक जीवन संदर्भों की देन है। लोक कवि भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक का आधार प्यारी पत्नी और विदेशी पति की तकरार ही है, क्योंकि नवपरिणीता को छोड़कर पति तुरंत कोलकाता जाना चाहता है। पत्नी घर में रोती अकेली रह जाती है और विदेशी कोलकाता में अन्य स्त्री के साथ रहने लगता है। इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए भिखारी ठाकुर का तमाशा में चंद्रशेखर बताते हैं कि प्रवास के राजनीतिक अर्थतंत्र ने लोगों को खंडित जीवन जीने को बाध्य कर दिया था। सामान्य स्थितियों में भी इसने एक तरह के सामाजिक अस्तित्ववाद के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार की थी, जहां कोई भी एक स्थिति एकमात्र स्थिति नहीं लगती थी। इसके बजाय स्वयं को स्थित करने की समस्या लगातार बनी रहती थी। इस तरह अंततः दोनों ही जगहों, गांव और विदेश में विदेशी के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाता है। अब यह बात पुरानी मूल्य प्रणाली से नाता तोड़ने वाली चीज है। पुरानी मूल्य प्रणाली में पारस्परिक रूप से मनुष्य की स्थिति को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि अस्तित्वगत दुविधा कभी समस्या के रूप में पैदा ही नहीं होती। लेकिन आधुनिक मूल्य प्रणाली में विदेशी को रखेलिन के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसे कुमति रखेलिन का साथ छोड़कर सुमति विवाहिता पत्नी के पास लौटने का मशविरा बटोही के प्रश्न के माध्यम से दिया जाता है। तनी बोले विदेशी, तू जैब कि ना, बहुत दिनन से कुमतिय कमालिय, सुमति के सुपथ चलैब कि ना। डॉक्टर बद्रीनारायण ने अपनी पुस्तक लोक संस्कृति और इतिहास में रेखांकित किया है कि भारत में 1853 से जो रेलवे का विस्तार आरंभ हुआ, उससे जन्मी विस्थापन की प्रवृत्ति के कारण उसके विरोध में भोजपुरी क्षेत्र में एक लोकगीत की रचना हुई, जो इस प्रकार है।
रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी से पैसवा बैरी ना, मोर सैया के बिलमावे से पैसवा बैरी ना। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने वाचिक कविता भोजपुरी के दूसरे संस्करण की भूमिका में प्रसंगवश यह संकेत किया है कि जिस अकेलेपन की बात आज के साहित्य के केंद्र में है, लोकगीतों में उस अकेलेपन की अत्यंत सहज प्रतीति निहित है। सोहर और कजली भी इस आधुनिक अकेलेपन के बोध से अछूते नहीं हैं। एक सोहर का उदाहरण देखें। साध तो हे राजा, प्रिय या पति, लगती है चाहे जिस विधि पूरा करो जिसे विधाता पूरा करें, कि दरवाजे पर तुम कोठी उठाते, हम दोनों मिलकर विलास करते। काहे को कोठा उठाऊंगा, बंगला छवाऊंगा, हे रानी, आषाढ़ चढ़ते ही विदेश चला जाऊंगा। अगर आप विदेश मोरंग देश जाएंगे तो पिया 12 बरस की उम्र कहाँ गंवाऊंगी। धनी, तुमने तीनों कुल की रक्षा की, आग लगाऊं मैं मोरंग देश को, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरा उदाहरण है कजली का है। रुनझुन, प्रिय पत्नी, किवाड़ खोलो, मैं विदेश जाऊंगा। मेरे पति, यदि तुम विदेश जाओगे तो मेरे बाबा को बुला दो, मैं मायके जाऊंगी। मेरी धनी, यदि तुम मायके जाओगी तो जितना रुपया लगा है तुम में अब तक, उतना दे कर जाना। मेरे पति, यदि तुम रुपया लोगे तो जैसी मैं अपने बाबा के घर में थी वैसी मुझे करके तब जाना। एक अन्य लोकगीत में विदेश जाने के लिए तत्पर पति से नवपरिणीता कहती है कि हे प्रिय, यदि आप विदेश जाएं तो कम से कम अपने जूते यहां छोड़ जाना। ऐसा प्रतीत होता है कि राम के खड़ाऊं लोक परंपरा में यात्रा करते हुए यहां आकर विदेशिया के जूते बन गए हैं, क्योंकि उन्हीं के सहारे विरहिणी पर्व त्योहार मना पाएगी। जहूं तुहूं रे पिया विदेशवा जैब ना, अपनी पौवा के पन्हैया धरी विदेशवा जइए ना। जब जब ए पिया तू मनवा परब ना, रौरा पौवा के पन्हैया देखी धीरजवा धरबोना, देखी धीरजवा धरबोना। लोक साहित्य की प्रासंगिकता लिखित परंपरा के साहित्य, विशेष रूप से कथा साहित्य आदि के लिए लोक विश्रुत स्रोत सामग्री उपलब्ध कराने और तदनुरूप सहज शिल्प सुझाने के तौर पर भी रेखांकित की जा सकती है। लोक साहित्य और लोक तत्व की लोकमानस में गहरी पैठ के चलते ही आधुनिक कथा साहित्य और काव्य दोनों में इन्हें स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह लोक संस्कृति की आधुनिक संदर्भों में स्वीकार्यता का भी प्रमाण है। यह अलग बात है कि लिखित परंपरा के साहित्य में लोक साहित्य की विलक्षण सहजता को साधने की क्षमता कई बार संदेह के घेरे में रहती है। इस दृष्टि से पंडित विद्यानिवास मिश्र ने लक्षित किया है कि आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में लोक साहित्य से प्रेरणा लेकर अनेक सफल प्रयत्न हुए हैं, लेकिन उनमें लोक साहित्य की सी सादगी नहीं आ पाई है। वे इसका कारण यह मानते हैं कि जिस बात में कथा सुनने वाले का कोई रस नहीं है, उसको भी मात्र अपने व्यक्तिगत रस के कारण विशद रूप देने का लोभ आधुनिक कथाकार संवरण नहीं कर पाते। मैला आंचल, परती परिकथा, आरण्यक, बूंद और समुद्र, मृगनयनी जैसे सरस उपन्यासों में यह दोष स्पष्ट रूप से संलक्षित है। निष्कर्षतः लोक साहित्य, लोक संस्कृति तथा आधुनिक संदर्भों के इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि
आधुनिक संदर्भों ने लोकमानस और लोक व्यवहार पर तेजी से प्रभाव डाला है तथा उसी के अनुकूल लोक साहित्य की रचना परंपरा ने अपने को परिवर्तित किया है। एक ओर लोक साहित्य में व्यक्ति और समाज की मनोदशाओं, मनोसमस्याओं, विशेष मनस्थितियों का चित्रण हुआ है, तो दूसरी ओर लोक साहित्य शैलियों ने आधुनिक साहित्य तथा कला माध्यमों को रचनाशीलता के नए नए मार्ग सुझाए हैं। लोक संस्कृति के कर्मकांड में जो बदलाव आया है वह लोक की इस क्षमता को सामने लाता है कि प्राचीन काल में पूजा पाठ अथवा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो कुरीतियां तत्कालीन निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा लागू कर दी गई थीं, लोक ने उनकी व्यर्थता को समझते ही उन्हें परिवर्तित कर दिया। इसी के साथ परंपरागत आस्था को चोट न पहुँचे इसके लिए प्रतीकात्मक वैकल्पिक रास्ते भी खोज लिए। आधुनिक संदर्भों ने भाषिक संरचना तथा उसके अनुप्रयोग को जिस रूप में प्रभावित किया है वह आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार लोक साहित्य में भी उपस्थित है। विशेष रूप से लोकगीतों में प्रयुक्त शब्दावली नए से नए प्रयोगों को दर्शाने वाली है और यह कहा जा सकता है कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति ने प्रारंभ से लेकर अब तक समय के साथ चलने और उसे संबोधित करने का कार्य किया है।